So hello everyone. So now I have brought another video as I said कि मैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का एक दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग कुछ अलग अलग वर्ड्स जो उन्होंने दिए थे प्लस जो हरी विंडो एंड इस वीडियो को मिस मत करना। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो हम बिना वक्त ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हम छोटा सा एक रिवीजन देख लेते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, हमने फीलिंग्स थॉट्स के बारे में बात की थी। उन्होंने बोला था कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में जो वो इंस्पिरेशन मिली थी वो फ्राइड के थीन ईगो स्टेट से मिली थी। इन्होंने एडल्ट चाइल्ड पेरेंट का ईगो स्टेट्स दिया था एंड हमने हर तरीके के एक उसको पढ़ा है लेवल्स को कि चाइल्ड, पेरेंट और एडल्ट में क्या होता है। देन हमने कवर किया था कि किस तरीके के कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन हो सकता है, किस तरीके का ट्रांजैक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, अल्टीरियर हो सकता है, क्रॉस्ड हो सकता है, विच इज़ मच बेटर। तो कॉम्प्लीमेंट्री सबसे अच्छा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है तो वो रूट जो है वो टूटती नहीं है। कम्युनिकेशन की जो लिंक है वो कभी टूटती नहीं है अगर कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड किस तरीके से ट्रांजैक्शंस के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो वी हैव टू कवर। तो चलिए देखते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है वो ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, राइट। बट सिर्फ वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ही नहीं है बट सबसे इंटीग्रल पार्ट है ऑफ बीइंग ह्यूमन। मतलब सबसे एक कोर कॉन्सेप्ट है। इवन न्यू बॉर्न्स भी इस नीड को रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं। तो रिसर्च जो स्पिट्स ने कंडक्ट की थी, द रिसर्च कंडक्टेड बाय स्पिट्स, बेसिकली स्पिट्स की रिसर्च में ये शो किया गया था कि इन्फेंट्स जिनको कम कडलिंग या हैंडलिंग टचिंग होती है उनको फिजिकल इमोशनल चैलेंजेस बाद में फेस करने पड़ते हैं। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो बर्न ने इस इनेट नीड को बर्न ने डिस्क्राइब किया कि ये जो एक इनेट नीड होती है कि एक सोशल रिकग्निशन पाने की, एक इसको एज रिकग्निशन हंगर, मतलब इन्होंने बोला कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिकग्निशन हंगर। तो ये जो इनेट नीड होती है फॉर अ काइंड ऑफ सोशल रिकग्निशन, इसको रिकग्निशन हंगर कहते हैं। एंड इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोशल एक्शन। और इसको इन्होंने स्ट्रोक का नाम दिया था। सो बेसिकली जो रिसर्च कंडक्ट हुई थी उन्होंने जब स्पिट्स ने किया और उन्होंने बताया कि जब लेस कडलिंग, हैंडलिंग, टचिंग होती है तो फिजिकल इमोशनल चैलेंजेस आते हैं ऑफकोर्स। तो बर्न ने इस इनेट नीड को सोशल रिकग्निशन का नाम दिया एज अ रिकग्निशन हंगर, कि ये सोशल एक्शन की एक फंडामेंटल यूनिट है और इसको स्ट्रोक का नाम दिया। सो बेसिकली स्ट्रोक्स क्या होते हैं? स्ट्रोक्स का मतलब होता है यूनिट ऑफ रिकग्निशन। सो अ सिंपलेस्ट पॉसिबल जो डेफिनेशन है वो यही है कि इट्स अ यूनिट ऑफ रिकग्निशन। तो इन्होंने बोला कि हम सब जो हैं डेस्परेटली हम स्ट्रोक्स को सीख करते हैं दूसरों से। एंड लॉट ऑफ वॉट वी डू इज़ इन ऑर्डर टू बी स्ट्रोक्ड। इसका मतलब कि हम अपने आप को एक रिकग्निशन पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड स्ट्रोक जो है वो नॉड ऑफ हेड भी हो सकती है, अगर हम अपना सिर हिला रहे हैं, नॉड ऑफ येस में आंसर कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ऑल ऑफ दीज एक्नॉलेज दैट द अदर पर्सन एग्जिस्ट। और ये सारे क्या एक्नॉलेज करते हैं, ये सारा क्या दिखाता है कि दूसरा पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है। अब अलग अलग तरीके होते हैं स्ट्रोक्स पाने के। पॉजिटिव हो सकता है लाइक हेलो, नेगेटिव हो सकता है गेट स्टफ्ड लाइक गेटिंग इरिटेटेड एंड ऑल। कंडीशनल हो सकता है कि जब हमें प्रेजेंट मिल रहा है तो हमें लग रहा है कि सामने वाला बहुत काइंड है। अनकंडीशनल हो सकता है। तो ओनली थिंग वर्स देन अ नेगेटिव स्ट्रोक इज नो स्ट्रोक एट ऑल। और सबसे ज़्यादा वर्स थिंग क्या होती है कि नो स्ट्रोक। भले ही हमें नेगेटिव स्ट्रोक भी मिले तो भी वो उतनी बैड सिचुएशन नहीं होती है। बट द बैडेस्ट सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि जब हमें कोई स्ट्रोक नहीं मिलता है, व्हेन देयर इज़ नो स्ट्रोक। जब कोई भी स्ट्रोक नहीं मिलेगा तो सबसे ज़्यादा बैडेस्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक डेस्परेट नीड होती है टू बी सीन बाय अदर्स। तो स्ट्रोक एक यूनिट ऑफ रिकग्निशन है। बर्न ने बोला कि हम सब डेस्परेटली स्ट्रोक्स को सीख करते हैं दूसरों से। एंड लॉट ऑफ जो भी हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमें लोग रिकग्नाइज करें। इवन तो नेगेटिव स्ट्रोक्स भी होते हैं अगर हम इग्नोर हो रहे हैं। इग्नोर एक्चुअली नेगेटिव
स्ट्रोक्स, गेटिंग इरिटेटेड एंड ऑल, ये सारे नेगेटिव हैं, बट सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है गेटिंग नो स्ट्रोक एट ऑल. अब कहीं से अगर हमें एकदम गेटिंग इग्नोर्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ नो स्ट्रोक एट ऑल. सो बर्न्स पर्सपेक्टिव से जो एडवर्सली अफेक्टेड चिल्ड्रन थे स्पिट्स की स्टडीज से, उन्होंने एग्जिबिट किया फिजिकल एंड इमोशनल डेफिसिट ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रोक. तो इट वाज फाउंड स्पिट्स की स्टडी में कि ये जो उनके अंदर फिजिकल या इमोशनल डेफिसिट्स आ रहे थे वो स्ट्रोक्स की कमी, लैक की वजह से आ रहे थे. एंड उन्होंने इसी थ्योरी को एडल्ट्स के ऊपर अप्लाई किया, दैट मेन एंड वुमेन ऑल्सो एक्सपीरियंस रिकग्निशन, हंगर एंड द नीड फॉर स्ट्रोक. तो ये जो एक सोशल नीड, सोशल रिकग्निशन की नीड होती है, जिसको हम रिकग्निशन हंगर कहते हैं, एंड मतलब एक स्ट्रोक्स की नीड को हम सब नीड एक्सपीरियंस करते हैं. वाइल इन्फेंट्स में डिज़ायर स्ट्रोक जो फिजिकल होता है, जैसे इन्फेंट्स को बेसिकली फिजिकल स्ट्रोक्स की ज़रूरत होती है, जैसे कडलिंग, हगिंग एंड ऑल, टचिंग. तो एडल्ट जो है उसमें अदर तरीके के रिकग्निशन चाहिए, जैसे नोड करना, विंक करना, स्माइल करना. लाइक इफ़ यू सी समबडी एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, व्हेन यू सी समबडी यू आर स्माइलिंग बट द अदर पर्सन डज नॉट डू एनीथिंग एंड वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाए, तो वो क्या है, इट इज़ नो स्ट्रोक एट ऑल, गिविंग नो स्ट्रोक एट ऑल. तो वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती है. सो वाइल स्ट्रोक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव, स्ट्रोक्स पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट इन्होंने बोला कि नेगेटिव स्ट्रोक रिसीव करना बेटर होता है देन रिसीविंग नो स्ट्रोक. अगर जैसे एक वन पर्सन आस्क्स अनदर आउट ऑन अ डेट जैसे, और एक फ्लैट रिफ्यूज़ल मिल गया, तो वो लेस डैमेजिंग रहेगा देन अ कंप्लीट लैक ऑफ इट. मतलब अगर हमने किसी से कुछ पूछ लिया, अब उसने एकदम ही उसको कुछ वही नहीं किया, तो वो नो स्ट्रोक होता है, दैट इज़ अ मोर वर्स्ट सिचुएशन. लेकिन अगर हमने पूछ लिया ना, हमें रिफ्यूज़ल ही मिल गया, बट दैट इज़ अ नेगेटिव स्ट्रोक, वो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. अनदर विच वर्ड बर्न का एक था, वो है स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट क्या होती है? एक पर्सनल लाइफ प्लान होता है जो हम सब डेवलप करते हैं बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ डिसीजंस अर्ली इन लाइफ. यानी हम बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ डिसीजंस लेते जाते हैं. सीरीज ऑफ डिसीजंस मीन कि अब ये करना है, अब ये करना है, फिर ये करना है. तो ये डिसीजंस हमारे इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं एंड हमारे किस तरीके का इंटरप्रिटेशन है उसको लेकर. हम डिसीजन मेकिंग कब करते हैं? बाय बर्थ. तो स्क्रिप्ट हम कब तैयार करते हैं? फ्रॉम बर्थ. तो दीज डिसीजंस ये हमारे लाइफ प्लान को करते हैं, इन. तो ये जो बर्न ने डेफिनेशन दी थी स्क्रिप्ट की, दैट इज एन अनकॉन्शियस प्लान मेड इन चाइल्डहुड. एक तरीके का अनकॉन्शियस प्लान ही होता है विच इज़ रीइंफोर्स्ड बाय द पेरेंट्स, जिसको पेरेंट्स रीइंफोर्स करते हैं और कुछ इवेंट्स उसको जस्टिफाई कर लेते हैं और फिर वो एक चोजन अल्टरनेटिव की तरह काम करने लगता है. सीरीज ऑफ इवेंट्स का मतलब, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में गए, फिर हमने सबसे पहले हम वहाँ गए, दरवाज़ा खोले, देन हमने चेयर निकाली, देन हम बैठ गए, देन हमने मेनू खोला, देन हमने ऑर्डर किया, देन ऑर्डर आया, तो दिए सीरीज ऑफ इवेंट्स. तो इस तरीके से एक स्क्रिप्ट, एक सीरीज ऑफ डिसीजंस, सीधी वर्ड, सीधा लाइन, सीरीज ऑफ डिसीजन स्क्रिप्ट होती है, राइट. तो बेसिकली ये हम बर्थ से ही कर लेते हैं. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका हिस्सा था वो लाइफ पोजिशंस. ये अर्नस्ट फ्रैंकलिन अर्ट्सड्यू ने ओके कोरल मैट्रिक्स बनाई थी. इट वाज लाइक ही गेव एन ओके कोरल मैट्रिक्स एंड दिस कोरल मैट्रिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो कोरल मैट्रिक्स इन्होंने दी थी, विच ही ऑल्सो कॉल्ड, इनको कोरालोग्राम भी बोला गया. इट वॉज ऑल्सो नोन एज कोरालोग्राम. टू डायग्राम डाई लाइफ पोजिशंस. इसमें एक्सेप्ट फॉर आई एम ओके, यू आर ओके सिचुएशन, रेस्ट आर नॉट हेल्दी. इसमें क्या था कि जो सिचुएशंस थी, इसमें आई एम ओके, यू आर ओके सिचुएशन जो है वही हेल्दी है, अदरवाइज बाकी अनहेल्दी सिचुएशन है. तो इसमें 4 सिचुएशंस थी, बट इसमें जो आई एम ओके, यू आर ओके सिचुएशन है वो सबसे हेल्दी सिचुएशन है. सो बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज एक्सपीरियंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ. हमारा जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग स्टेजेस के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगा. इन्होंने एक फ़िलॉसफी डेवलप किया था जो कि हम अर्ली चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करते हैं, वो हमारे आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाता है एंड लाइफ टाइम तक चलता है जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसे चेंज ना कर दे. तो ये जो पोजीशंस हैं इसको लाइफ टाइम पोजीशन कहते हैं. तो ये जो लाइफ टाइम पोजीशन या लाइफ पोजीशंस हैं ये वही होती है कि जो डिफरेंट स्टेजेस से हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड से बन जाते हैं, वो हमारे आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाता है, हमारे
तक हम उसे लाइफ टाइम तक रहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसे चेंज ना करे। सो सबसे पहली सिचुएशन थी आई एम ओके यू आर ओके। सो दिस आई एम ओके यू आर ओके सिचुएशन, देन आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। तो एक में हम भी ठीक हैं, तुम भी ठीक हो, दूसरे वाले में हम ठीक हैं बट तुम नहीं ठीक हो, तीसरे वाले में हम नहीं ठीक है, सामने वाला ठीक है बट, और लास्ट की दोनों ही ठीक नहीं है। सो आई एम ओके यू आर ओके, द वेरी फर्स्ट सिचुएशन। आई एम ओके यू आर ओके मीन्स एक एडल्ट ईगो को शो करेगा। दिस इज बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द एडल्ट ईगो ऑफ द पर्सन। ये क्या है, फिलोसफी हो जाती है जिसमें गुड एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं दूसरों के साथ, वेर यू आर ऑल्सो ओके एंड द अदर पर्सन इज ऑल्सो ओके। दे फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। इसमें एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, मतलब हम कॉम्पिटेंट होते हैं डिसीजन लेने के, और हम दूसरों को भी अलाउ करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो बेसिकली वो दूसरों से थ्रेटन नहीं होते एंड वो फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं जो भी उन्हें करना है। सो दिस इज अ सिचुएशन इन विच आई एम ओके यू आर ओके। अच्छी एक्सपीरियंसेस, अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, हम भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप, हम भी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सामने वाला भी कर रहा है, डिसीजन मेकिंग हम भी ले रहे हैं, सामने वाला भी ले रहा है। तो दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा आई एम ओके यू आर नॉट ओके। नाउ दिस ये जो लाइफ पोजिशन है ये पेरेंट ईगो दिखाती है। तो पहली वाली क्या है, एडल्ट ईगो। दिस इज टॉकिंग अबाउट एडल्ट, जिसमें कि ऑलरेडी बर्न ने बोल दिया था कि एडल्ट में हम हर चीज़ों को अच्छे से लेते हैं सेंसिबली, पास से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। पेरेंट ईगो जो ये एक पेरेंट ईगो दिखाता है हु इज़ ब्रॉट अप एज अ रेबेलियस चाइल्ड। अब रेबेलियस चाइल्ड की तरह जिसको हम लेके आए हैं, यानी पेरेंट में भी दो तरीके के थे, एक नर्चर्ड, एक रेबेलियस पेरेंट, जो लास्ट वीडियो में है। सो पेरेंट में क्या होता है, ईगो को दिखाता है कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके। इसमें क्या होता है, एक क्रिटिकल एटीट्यूड कि वट एवर दे डू इज़ राइट एंड ब्लेम अदर्स फॉर देयर रॉन्ग एक्ट। मतलब हम जो कर रहे हैं वो सारा चीज़ सही है एंड रॉन्ग एक्ट्स के लिए हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। सो दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन अ पर्सन इज इग्नोर्ड एज अ चाइल्ड। ये कब होता है, जब एज अ चाइल्ड हमें इग्नोर किया गया है। सो मैनेजर्स अगर इस लाइफ पोजिशन में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इन क्रिटिकल एटीट्यूड होता है, मतलब दूसरों में फॉल्ट ढूंढना, एक ट्रस्ट की कमी होना, फेथ, कॉन्फिडेंस, मतलब उन्हें लगता है वॉट एवर दे आर डूइंग इज राइट एंड और वो दूसरों को टास्क भी नहीं देते बिकॉज दे फील आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। मतलब हम सही हैं एवरी टाइम, द अदर पर्सन इज नॉट ओके। एंड ये पेरेंट ईगो को दिखाता है व्हेन द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट अप एज अ रेबेलियस चाइल्ड, यानी ये जो है वो हमारे स्टार्टिंग में ही डेवलप होने लगते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। तीसरी सिचुएशन है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, मतलब एक स्टेट ऑफ डिस्ट्रस्ट इन द पर्सन हिमसेल्फ। मतलब हम ही ठीक नहीं है, सामने वाला ठीक है, हम ही ठीक नहीं है, मेरे ही अंदर कमी है, दैट इज स्टेट ऑफ डिस्ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस लैक होना, द कॉन्फिडेंस इज लैकिंग इन द पर्सन, तो एक कॉन्फिडेंस की कमी होना, वट एवर जो भी वो कर रहा है वो उसको लगता है कि वो चीज़ें ही कैन नॉट डू थिंग्स जो अदर लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें मैनेजर्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, गिल्टी फील करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं टू एक्ट अगेंस्ट अदर्स कि हमें उनके संग नहीं करना बिकॉज मेरे अंदर ये है, मतलब हमेशा एक्सक्यूज देना। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आई एम नॉट ओके यू आर, मतलब मेरे ही अंदर कमी है बट सामने वाला बिल्कुल ठीक है। एंड द लास्ट इज ना ही हम ठीक है ना सामने वाला, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। एक डिस्परेट स्टेट ऑफ पर्सन जिसने लाइफ में ही इंटरेस्ट खो दिया है, लाइक एक निग्लेक्टेड चाइल्ड की तरह उसे लेके आया गया है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लाइफ। और एक्सट्रीम सिचुएशन जब आती है तो सुसाइड भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि दे डू नॉट बिलीव इन देमसेल्व्स, ना खुद में भरोसा ना दूसरों में, अपने वर्क में मिस्टेक्स लाना, प्रॉपर डिसीजन ना लेना, है ना, ऑल्सो डू नॉट बिलीव इन डिसीजन जो दूसरे ले रहे हैं। तो ये इसमें क्या, हम भी ठीक नहीं है, सामने वाला भी ठीक नहीं है। तो देयर वर 4 लाइफ सिचुएशंस। पहला है आई एम ओके यू आर ओके, इसमें अच्छा सब दोनों तरफ से अच्छा होता है। सेकंड इज आई एम ओके यू आर नॉट ओके, इसमें मेरी तरफ से आई एम ऑलवेज राइट बट हमें लगता है सामने वाला बिल्कुल ही कभी सही नहीं है एंड ऑल, तो वो रेबेलियस चाइल्ड की तरह ब्रॉट अप होता है। थर्ड इज आई एम नॉट ओके यू आर ओके, हम ही ठीक नहीं है, मेरे अंदर फॉल्ट है बट सामने वाला ठीक है। तो यहाँ पर एज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड एंड आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, यहाँ पर भी, यहाँ दोनों में ही ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है।
तो ये तीनों ही अनहेल्दी है, बट ओनली आई एम ओके आई एम ओके यू आर ओके सबसे हेल्दी इस सिचुएशन है। तो वन ऑफ दीज लाइफ पोजिशंस डोमिनेट एवरी पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें से कोई ना कोई ऐसी लाइफ पोजिशंस आती है जो हर पर्सन को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर डोमिनेट करती है। सबसे ऑप्टिमम पोजिशन क्या है? आई एम ओके यू आर ओके, वेर अ पर्सन बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, मतलब हम खुद में भी भरोसा रख रहे हैं, दूसरों में भी। इसमें एडल्ट ट्रांजेक्शन होता है एंड साइकोलॉजिकली मेच्योर्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो आई एम ओके यू आर ओके में एक एडल्ट स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, psychologically matured state of mind, and this position can be achieved through education, training development। जैसे मैनेजर्स हैं तो वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये ला सकते हैं, ठीक है। द लास्ट जो इसमें एक है वो है जोहारी विंडो, मतलब सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव करना, पर्सनल डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स में जब हम ग्रुप में होते हैं। तो ये एक कन्वीनियंट मेथड था, जोहारी विंडो मॉडल जो था वो एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड था अंडरस्टैंड करने का और कम्युनिकेशन को एनहांस करने का बिटवीन मेंबर्स इन अ ग्रुप। तो अगर हमें ग्रुप में काम करना है और वहाँ पर हमें अंडरस्टैंड और एनहांस करना है तो कैसे करें? तो जो लफ्ट एंड हैरी थे, नाउ जोहारी विंडो वाज एक्चुअली गिवन बाय लफ्ट एंड हैरी इंगम, ये इनका ब्रॉटअप आइडिया था, एंड ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये आइडिया आया था, ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स से। जोहारी जो है वो फर्स्ट नेम्स ज्वाइन करके आया है, सो जो एंड हैरी, जोहारी, जैसे जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम, तो जो एंड हैरी को मिलाकर जोहारी बना, ठीक है। दिस मॉडल इज डिनोटेड एज फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, और ये एक तरीके का फीडबैक देता है हमारे खुद के सेल्फ अवेयरनेस को लेकर। सो जोहारी विंडो इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। जोहारी विंडो मॉडल जो है वो इंडिविजुअल्स का जो परसेप्शन है दूसरों पर वो इन्हांस करता है। ये दो आइडियाज पर बेस्ड है, दैट ट्रस्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू टू अदर्स एंड लर्निंग योरसेल्फ फ्रॉम देयर फीडबैक। तो ये मॉडल दो आइडिया पर बेस्ड है। पहला है कि ट्रस्ट एक्वायर हम कर सकते हैं अगर हम इंफॉर्मेशन रिवील करें खुद के बारे में दूसरों को, एंड खुद के से सीख लें, लर्निंग योरसेल्फ, उनके फीडबैक से हम सीख लें। तो पहला ट्रस्ट कैसे एक्वायर होगा? जब हम इंफॉर्मेशन रिवील करेंगे खुद के बारे में दूसरों को, एंड जब हम लर्न करेंगे खुद के बारे में अबाउट देयर फीडबैक। तो हर पर्सन जोहारी मॉडल से रिप्रेजेंटेड है। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 क्वाड्रेंट्स, एंड इसमें हर 4 विंडो में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, मोटिवेशन के बारे में बात हुई है, और क्या वो इन्फॉर्मेशन नोन है या अननोन है खुद को, टू वन सेल्फ और अदर्स इन 4 व्यू पॉइंट। तो पहला तो यहाँ पे ये है कि इस जोहारी विंडो में हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, एंड वेदर वो इन्फॉर्मेशन हमें नोन है कि अननोन है। सो दिस इज़ द जोहारी विंडो वेयर ये ओपन होता है, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन। तो यहाँ पे इसी से समझ आ रहा है कि नोन टू अदर्स, जब खुद को भी पता है और दूसरों को भी पता है तो हम ओपन का वो टैग आता है, राइट। सो when I know about my feelings and everything and I know about जब दूसरों को भी मेरे feelings, emotions, motivation, thought के बारे में पता है और हमें भी पता है, तो that is a open situation, ठीक है। hidden कब होती है? जब हमें पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, तो वो hidden हो गई, दूसरों से हमने छुपा ली। तीसरा क्या होता है? ब्लाइंड। ब्लाइंड क्यों? क्योंकि दूसरों को पता है बट हमें नहीं पता है। एंड अननोन में बिल्कुल लास्ट सिचुएशन कि ना दूसरों को पता ना हमें पता है। तो इट इज़ वेरी इजी मॉडल। दैट ओपन सिचुएशन क्या है? जब दूसरों को भी मेरे बारे में पता हो और हमें भी पता हो, सेल्फ को भी पता हो, मेरे थॉट, मोटिवेशन, प्रोसेस, फीलिंग्स, तो ओपन सिचुएशन। हिडन मतलब हमने दूसरों से छिपाई है, तो मतलब दूसरों को नहीं पता बट हमें पता है। ब्लाइंड मतलब हम खुद की चीज़ों को नज़रअंदाज हमने किया, तो आई डोंट नो इट बट अदर्स नो इट, तो ब्लाइंड हो जाएगा। बट अननोन में क्या होता है? ना हमें पता है ना सामने वाले को पता है। तो ये जो मेथड था ऑफ कन्वेइंग एंड एक्सेप्टिंग फीडबैक, ये इंटरप्रेटेड है इस मॉडल में। एंड बेसिक इसका जोहारी जो है वो एक कॉमन विंडो है जिसमें 4 पेन्स होते हैं, ठीक है। 2 ऑफ द पेन्स में सेल्फ है और दूसरे में क्या है? अननोन टू सेल्फ बट टू अदर्स। तो ये जैसा कि इस पेन में है कि नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू सेल्फ, इस तरीके से इसको बनाया गया। ओपन सेल्फ एरिया क्या है? कि जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द पर्सन, उसका एटीट्यूड, उसका इमोशन, फीलिंग, स्किल, व्यू जो है, पर्सन को भी पता है, दूसरों को भी पता है।
या जहाँ कम्युनिकेशन अकर हो रहा है, ज़्यादा एफेक्चुअल होता है। फीडबैक सोलिसिटेशन क्या है, जहाँ पर हम समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं टू द फीडबैक फ्रॉम अनदर पर्सन, और इस तरीके से ओपन एरिया और ज़्यादा बढ़ सकता है और ब्लाइंड स्पॉट कम हो सकता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड सेल्फ, ब्लाइंड मतलब हमें खुद के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अदर्स नो इन द ग्रुप बट आई एम अनअवेयर ऑफ इट। अदर्स में इंटरप्रेट योर सेल्फ डिफरेंटली देन यू एक्सेप्ट। दूसरे लोग आपको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे देन जो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ब्लाइंड स्पॉट को कम करना पड़ता है फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। इसको कैसे कर सकते हैं? जब हम दूसरों से फीडबैक लेंगे। हिडन एरिया मीन्स इन्फॉर्मेशन हमें पता है बट हमने दूसरों से अननोन रखी है, छुपाई है। तो ये कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो हम रिवील नहीं करना चाहते, जैसे कोई फीलिंग हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस, कोई डर हो गया, सीक्रेट हो गया, तो हम उसे प्राइवेट रखते हैं। तो हिडन एरिया को हमें रिड्यूस करना होगा अगर हम इन्फॉर्मेशन को ओपन एरिया में ले जाते हैं। और अननोन एरिया बेसिकली क्या है? द अननोन एरिया इज द इंफॉर्मेशन विच आर अनअवेयर टू योर, दूसरों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, कैपेबिलिटी, टैलेंट, ये ट्रोमैटिक पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकते हैं, राइट। या कोई पर्सन अनअवेयर है जब तक उसको अपनी क्वालिटी, कैपेबिलिटी नहीं मिलती। तो ये ओपन कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे होता है अननोन एरिया को कम करना और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। तो इसमें 4 होते हैं: ओपन एरिया, हिडन एरिया, ब्लाइंड एरिया एंड अननोन एरिया। ओपन में दोनों को पता है, हिडन में हमें पता है बट हमने दूसरों से छिपाया है, ब्लाइंड में हमें खुद के बारे में नहीं पता बट दूसरों को हमारे बारे में पता है, अननोन में दोनों को ही नहीं पता है। सो जैसे स्वाति गॉट अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके कोवर्कर्स को पता था उसके बारे में, ठीक है। द अननोन एंड हिडन, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके कोवर्कर्स को बहुत कम पता है उसके बारे में, यानी हिडन एरियाज। हिडन मतलब हमने दूसरों से छिपाया बट हमें पता है, तो यहाँ पर अननोन या हिडन एरिया ज़्यादा होगा और ओपन एरिया कम होगा, ठीक है। तो क्योंकि दूसरों को नहीं पता अबाउट हर, द ब्लाइंड स्पॉट ऑल्सो विल बी स्मॉलर। ब्लाइंड मतलब कि हमें नहीं पता, नॉट, लेकिन उसको खुद के बारे में पता है, दूसरों को नहीं पता है। तो जब दूसरों को नहीं पता होता है तो नॉट नोन टू अदर्स बट नोन टू सेल्फ इज हिडन एरिया एंड अननोन एरिया। एक और एग्जाम्पल है कि स्वाति स्पेंड मोस्ट ऑफ अ फ्री टाइम स्केचिंग इन द ऑफिस विच वॉज अ प्रेफर्ड पास टाइम। उसको कोवर्कर्स को पता चल गया कि वो शाय इल्यूसिव है, उसको इस आइडिया से लगा कि और ज़्यादा टॉकेटिव होने लग गई, तो इससे उसका ओपन एरिया बढ़ा। तो यहाँ पर क्या है कि उसका ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा होगा, और जब उसने ये इस तरीके से डिस्क्लोज करना शुरू किया तो उसका ओपन एरिया बड़ा होने लग गया। ब्लाइंड स्पॉट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसको खुद के बारे में नहीं पता था बट दूसरों को पता था कि वो शाय यानी इल्यूसिव है। सो दिस इज़ द इंटायर मॉडल, जिसमें स्क्रिप्ट क्या है एंड जो हारी विंडो और जो आई एम ओके नॉट ओके वाली सिचुएशन है। सो फ्रैंकलिन ओके कोरल मैट्रिक्स, इनके बारे में, स्क्रिप्ट, स्ट्रोक्स, ऑल ऑफ दिस फाइनली completes the transactional analysis, and after this I don't think you have to study anything extra. Now some questions will be there regarding the transactional analysis. So hope you like my video. Do like, share, subscribe and comment.